हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू5 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए नेताजी का चश्मा, जिनके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, आज उनके इस चैप्टर का जो भी एमसीक्यू वीवीआई एमसीक्यू है वो आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप अंत तक बने रहिए और फिर देखिए कि आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। आइए देखिए, नेताजी का चश्मा। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? देखिए पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि हलदार साहब को, पान वाले को, कस्बे वाले को या चश्मे वाले को। मेरे प्यारे बच्चों, आपने जब ये पाठ पूरा पढ़ा होगा तो इसमें आपको पता चला होगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी को बुरा लगता था तो वो चश्मे वाला था, कि नेताजी हमेशा चश्मा पहनते थे और उनको वो चश्मा नहीं दिख रहा है भाई। तो चश्मे वाले को बगैर चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, बुरा लगता था उनको। किनको? न हलदार साहब को, न पान वाले को, न कस्बे वालों को। सबसे अगर किसी को बुरा लगता था तो चश्मे वाले को। चश्मे वाले, डी नंबर इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? नेताजी के मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? पान वाले ने? नो, उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेखक ने? नहीं। हवलदार ने? नहीं। किसी बच्चे ने? ऐसा बच्चा होता ही है शरारती या देशभक्त कहे, सच्चा देशभक्त, जो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो सबको पसंद आते हैं। तो मे भी सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? किसी बच्चे ने लगाया होगा। चलिए, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? उपेक्षा के, घृणा के, उत्साह के और प्रेम के भाव। मेरे प्यारे बच्चों, चश्मे वाले के प्रति जो पान वाला था उनके मन में कैसी भावना थी? हमेशा वो क्या करते थे? उपेक्षा की भाव से देखते थे। ठीक है, राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। चलिए अगला, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? पहला पत्थर की, दूसरा संगमरमर की, सी लोहे की और डी कपास की। मेरे प्यारे बच्चों, किस चीज की बनी हुई थी? जी गुड, संगमरमर की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, संगमरमर की बनी हुई थी। ओके, चलिए संगमरमर की बनी हुई थी। और जो पांचवा प्रश्न है, हलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? हलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? क्या कारण था? कि दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, नेताजी की मूर्ति को देखकर या पान वाले को देखकर, अपनी पत्नी के व्यवहार पर। हलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? मेरे प्यारे बच्चों, जो दुनिया के स्वार्थी स्वभाव के कारण हलदार साहब को बहुत ही दुखी हुई, बहुत दुखी हो गए। वो ना नेताजी की मूर्ति को देखकर हुए, ना पान वाले को देखकर हुए, ना अपनी पत्नी के व्यवहार पर हुए। वो अगर किसी से दुखी हो गए किसी बात पर तो वो दुनिया के स्वार्थी स्वभाव के कारण वो दुखी हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हलदार साहब को कौन सी आदत थी? बताइए, हलदार साहब को कौन सी आदत थी? पान वाले को कोसने की, बी मूर्ति को चश्मा पहनाने की, मूर्ति वाले चौराहे पर रुक कर पान खाने की, या समाचार पत्र पढ़ने की। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अगर उस पाठ को बढ़िया से रीडिंग लगाया होगा तो मेरा राइट आंसर क्या निकल के आएगा? सी, मूर्ति वाले चौराहे पर रुक कर वे पान खाया करते थे। वे क्या करते थे? पान खाया करते थे। कहां पर? मूर्ति वाले चौराहे पर रुक करके। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या होगा कि हलदार साहब स्वभाव से कैसे थे? भाई एक नंबर में सबसे पहले रोमांटिक। बच्चों रोमांटिक थे क्या वो? बताइए, रोमांटिक नाम ले तो बड़ी बड़ी मुस्कान आ रही है, क्या बात है भाई? हैं, बड़ी हंस रहे हो, क्या बात है? रोमांटिक आ गया ना? अच्छा चलिए, हलदार साहब का स्वभाव कैसा था? ए रोमांटिक, बी देशभक्त, सी घमंडी और डी सनकी। सनकी तो वो बेचारे थे नहीं, घमंडी भी थे नहीं, और रोमांटिक तो बूढ़ा बेचारा क्या रहेगा। होता है, ऐसा बात नहीं है।
है ना। चलिए, तो वो सच्चे देशभक्त थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी। हवलदार साहब स्वभाव से एक सच्चे देशभक्त थे। लोग कैप्टन कहकर किसे बुलाते थे? ए चश्मे वाले को, बी लेखक को, और सी हवलदार साहब को, या डी सुभाष चंद्र बोस को। लोग कैप्टन कहकर चश्मे वाले को बुलाते थे क्योंकि वे भी एक सच्चे देशभक्त के रूप में हमेशा क्या करते थे? सुभाष चंद्र बोस जी को। समझ गए होंगे। चलिए अगला, चश्मे वाले को पागल किसने कहा? चश्मे वाले को पागल किसने कहा? बताइए, चश्मे वाले को पागल किसने कहा? राय ए नंबर है हवलदार साहब ने, चश्मे वालों ने, पान वाले ने और लेखक ने। मेरे प्यारे बच्चों, पान वाला जो थे वे हमेशा चश्मे वाले को पागल समझते थे और वे पागल कहकर पुकारते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? मेरे प्यारे बच्चों, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑप्शंस को हमको मारना है कि नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट थी। नेताजी का चश्मा कहानी किस भाव पर आधारित है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर नेताजी से जुड़ा हुआ है, नेताजी वाला चैप्टर है, तो अब कुछ सी बात होगी कि ना ही वो मानवता पर होगी, ना ईमानदारी के भाव पर होगी, प्रेम भाव पर और देशभक्ति के भाव पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेताजी की कहानी का जो भाव है वो देशभक्ति के भाव पर आधारित है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहानीकार स्वयं प्रकाश जी जो हैं, जो इनके लेखक हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में। ठीक है, याद रखिए, इंदौर में। दिल्ली में भी नहीं, लखनऊ में भी नहीं, शिमला में भी नहीं। कहाँ हुआ था? इंदौर में। चलिए, आप असली लंगड़ा किसे कहेंगे? कैप्टन को, लेखक को, पान वाले को, हवलदार साहब को। बताइए आप किनको कहेंगे असली लंगड़ा? देखिए, इसमें असली लंगड़ा कैप्टन को तो नहीं कहेंगे, लेखक को भी नहीं कहेंगे, पान वाले को और हवलदार साहब को। यहाँ पर जो पान वाला था बहुत ही शरारती तत्व के इंसान थे। वे हमेशा मजाक उड़ाते थे और दूसरे को ही सजेशन देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने जो है किसको पागल कह के पुकारते थे? पढ़ा ना पहले। तो आप जान लो कि अगर यहाँ पर कोई असली लंगड़ा है तो वो पान वाले को यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, चलिए चौथा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने बहुत ही पहले से पढ़ा होगा कि दिल्ली चलो का नारा जो है सीधी तौर पर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, भगत सिंह ने भी नहीं, सरदार वल्लभ भाई ने और महात्मा गांधी ने। ये ऑप्शन है, ये नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बस्ट, यहां जो दिख रहा है कि बस्ट शब्द से क्या तात्पर्य है? बस्ट शब्द से क्या तात्पर्य है? तो बस्ट शब्द का तात्पर्य क्या होगा? ऑप्शंस में देखते हैं। चश्मे वाली मूर्ति, बी कंधे से सिर तक की मूर्ति, चौराहे की मूर्ति, या सेनानी की मूर्ति। यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। अब देखो, बस्ट शब्द का अर्थ होता है बी नंबर, राइट आंसर, कंधे से सिर तक की मूर्ति। यहां से यहां तक की, आप देखोगे हमेशा चाक चौराहे पर यहां से यहां तक की बस्ट लगी रहती है, मूर्ति होती है, उन्हें जो है बस्ट बोला जाता है। यानी कंधे से जो बना हुआ होता है यहां तक की मूर्ति को हम लोग बस्ट बोलते हैं। यानी बस्ट का जो तात्पर्य है वो कंधे से सिर तक की बनी मूर्ति को बोला जाता है। चलिए अगला, चौराहे पर मूर्ति किसने लगवाई थी? अब बताओ, यहाँ पर ग्राम पंचायत ने, नगर पालिका ने, कलेक्टर महोदय ने, विधायक ने, या चौराहे की सारी दुकानें? अच्छा सॉरी, विधायक जी ने, कलेक्टर ने, नगर पालिका ने और ग्राम पंचायत ने। तो आपने अच्छे से रीडिंग लगाया होगा तो आपको पता होगा कि चौराहे पर मूर्ति नगर पालिका ने लगवाया था। चलिए अगला प्रश्न, चौराहे की सारी दुकानें बंद थी क्योंकि क्या हुआ था भाई? किसके कारण वहां पर चौराहे पर दुकान बंद थी? बताओ क्या हो गया था? देखते हैं। हड़ताल थी, हवलदार का तबादला हो गया था, रविवार था, या कैप्टन की मृत्यु हो गई थी? मेरे प्यारे बच्चों,
सभी ने उनके याद में जो है, किनके याद में, जब कैप्टन जी की मृत्यु हो गई थी उनके कारण जो है चौराहे की सारी दुकान बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। हलदार साहब ने चीख कर जीभ रोकने का आदेश दिया क्योंकि मूर्ति बिना चश्मे से थी, मूर्ति टूट गई थी, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था। मेरे प्यारे बच्चों, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था, जिसके कारण हलदार साहब ने चीख कर जीप रोकने को आवाज लगाया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा। हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में, देखिए यहाँ पे बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इनको बढ़िया से याद कर लो। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये जो शब्द देख रहे हैं यहाँ पे निपात, कि हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में निपात क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो निपात किसे कहते हैं वो जानना होगा। तो जिस वाक्य में या फिर किसी भी वाक्य में अगर किसी में ज्यादा जोर देना पड़े, उसको भारी बनाना हो, तो कुछ ऐसे शब्द का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसे निपात कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, आप गौर से देखो यहाँ पर कि हलदार साहब अब इसको हटाते हैं, नहीं समझ पाए, अब नहीं समझ पाए, तो यह एक सिंपल सा लग रहा है कि नहीं समझ पाए। लेकिन अगर यहाँ पर हम भी लगाते हैं, यहाँ अगर भी लग गया तो इसमें जोर पड़ रहा है इस वाक्य में कि हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। मतलब क्या, उनको बार बार समझाया जा रहा था, उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है। यानी भी लग करके यहाँ पर इस वाक्य का जो है अतिरिक्त भार को प्रदान किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर जो निपात होगा मेरा क्या होगा? भी होगा, न अब होगा, न नहीं होगा, न पाए होगा। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? भी। ठीक है, देखिए पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था वाक्य में कौन सा वाच्य है। मेरे प्यारे बच्चों, आप वाच्य को देख लेना, ठीक है, या फिर मैं करवा दूंगा, क्योंकि ग्रामर में ये सभी पूछता है। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी लिख लो, हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो मेरा कर्मवाच्य हो जाएगा, ना भाववाच्य होगा, ना कर्तृवाच्य होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। जो मेरा राइट आंसर होगा ये होगा कर्मवाच्य। चलिए अगला देखते हैं, पाठ में गिराक शब्द का अर्थ क्या है? पाठ में गिराक शब्द का क्या अर्थ है? मेरे प्यारे बच्चों, आपने सुना ग्राहक, ग्राहक सुना ही होगा, कस्टमर, है ना? तो उसी प्रकार से यहां पर गिराक है, अर्थात गिराक जो है, गिराक शब्द का अर्थ क्या होगा? गायब? नहीं। गिरा हुआ? नहीं। दुकानदार? नहीं। राइट आंसर डी, खरीददार, ग्राहक यानी कस्टमर, जिसको हम लोग गिराक, यहाँ जो गिराक है उस गिराक शब्द का अर्थ क्या होगा? ग्राहक, अर्थात खरीददार, है ना? चलिए आगे देखते हैं, कौन सी कहानी स्वयं प्रकाश जी की है? कौन सी कहानी स्वयं प्रकाश जी की है? सूरज अब निकलेगा, सूरज जब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा और सूरज तब निकलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो स्वयं प्रकाश जी की कहानी है वो है कि सूरज कब निकलेगा। राइट आंसर सी, सूरज कब निकलेगा। चलिए अगला देखते हैं, ओरिजिनल चश्मे के बारे में पान वाले ने हलदार साहब को क्या बताया? हलदार साहब को क्या बताया? बताया कि वह चोरी हो गया, बी नगर पालिका ने वापस उतार लिया, मास्टर साहब बनाना भूल गए, या कोई दुकानदार उसे घर ले गया। मेरे प्यारे बच्चों, नेताजी का चश्मा तो कोई दुकानदार घर नहीं लेके गया था, नगर पालिका तो लेके नहीं गया था वापस उतारने, और वह न ही चोरी हुआ था। तो मास्टर साहब बनाना भूल गया, ये कहकर जो है ओरिजिनल चश्मे के बारे में हलदार साहब को बताया गया था क्या? कि मास्टर बनाना ही भूल गया था। चलिए अगला देखते हैं, कस्बे में किस चीज को बनाने का कारखाना था?
वहां पर किस चीज का बनाने का कारखाना लगी हुई थी? सीमेंट, शक्कर, कपड़ा, प्लास्टिक के सामान। बताइए, आपने रीडिंग लगाया होगा तो पता होगा कि वहां पर कस्बे में, गांव में जो कारखाना लगा हुआ था वो सीमेंट का था, है ना? कौन सी का कारखाना लगा हुआ था? सीमेंट का। चलिए अगला, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक कहानी का जो हम लोग सारांश पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं, और उसमें एक प्रश्न बन के आता है कि इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, इस कहानी के लेखक कौन है, इस कहानी में कौन सा रस है, कौन सा ये। तो इसमें से भी जो एक प्रश्न ऐसा आता है कि इस कहानी का मुख्य पात्र, जो पूरा कहानी को अपने में समेटे रखा, उसका मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शंस ए पान वाला, बी हलदार साहब, सी मास्टर और डी चश्मे वाला। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी को एक भी समेटे हुए रखा है हलदार साहब ने, अर्थात इस कहानी का मुख्य जो पात्र होगा वो हलदार साहब हैं। कौन है? हलदार साहब। तो जो भी आपने VVI क्वेश्चन मैंने बताया कि ये इसमें से बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये आप कर जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मैं आपको चैप्टर वाइज MCQ बता रहा हूं आप उसे करते जाओ। हर एक चैप्टर वाइज 2-4 ऐसा क्वेश्चन VVI है जिसे आप हमेशा याद रखो और एग्जाम में अच्छे नंबर कराओ। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।